नमस्कार मेरे साथियों, सभी भाई बहनों को जय श्री राधे। और आज एडीएम्स की क्लास नंबर सेकंड है। एडीएम्स की क्लास हमने पहली कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही एग्जाम्स ओरिएंटेड पिछले सालों में जो एडीएम्स आई हैं, उन्हीं 300 एडीएम्स का ये संग्रह हम लोगों ने किया है। कंपाइल करके आपको 300 एडीएम्स बतानी है। और मजे की बात यह है कि आपको वो एडीएम्स मैं याद करवा के भेजूंगा, चाहे मुझे भी किसी भी तरीके की आपको एक बात से वो याद करवानी पड़े। मेरा जो पूरा प्रयास रहेगा कि एडीएम्स आपके माइंड में सेट बैठ जाए और इस बार के एग्जाम में आपके नंबर ना कटे। उम्मीद करता हूं कि इस 300 एडीएम्स की पहली क्लास आप लोगों ने देखी होगी और उस पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 के आसपास एडीएम्स कवर कर ली हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो पहले आप इसकी फर्स्ट क्लास को जाकर के देखना। पहली क्लास में ही आपको बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छे तरीके से याद करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास की जब शुरुआत करते हैं तो प्रभु हैं मेरे, जहां उनका तो नाम लिए बिना मैं कुछ काम शुरू ही नहीं कर सकता हूं। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो राधे राधे गोविंद राधे राधे। ठीक है, चलो भाई पहली ईडीएम देखते हैं। और ये ईडीएम्स जो हैं केवल रीट मेंस के लिए या लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के लिए नहीं काम आएंगी। ये आरपीएससी के सभी एग्जाम्स में आएंगी, ये एसएससी की भी सभी एग्जाम्स में आपके काम आने वाली है। ठीक है, चाहे स्टेट लेवल के हों या सेंटर लेवल के हों, हर जगह पे ईडीएम्स ये वाली काम आती है। ठीक है, और मजे की बात, इन्हीं ईडीएम्स को हम उठा करके हमारे टैब के अंदर भी पूछते हैं। तो अगर प्रैक्टिस होगी तो आपके आंसर्स कभी भी गलत नहीं आने वाले। ठीक है, चलो भाई पहले देखो, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई, ब्लाइंड क्या होता है? ब्लाइंड तो वैसे अंधा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अपनी आंख को बंद कर लेना। कोई घटना हो रही है, कोई घटना हुई, उस घटना के समय आपने अपनी आंख को बंद कर लिया। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप उस घटना को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जाने दो यार, है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? इग्नोर समथिंग इंटेंशनली। इंटेंशनली होता है इरादे से, इरादे से किसी चीज को इग्नोर करना, उसे ही बोलेंगे टर्न अ ब्लाइंड आई टू। किसी चीज के प्रति अपनी आंख को बंद कर लेना। ठीक है, एक मजे की बात मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। कई बार देखते हो ना, हमारी फैमिली के अंदर हमें लगता है कि ये जो बड़े हैं इनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उन बड़ों को सारी बातें पता चलती हैं, लेकिन वो इंटेंशनली उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। उसे बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको करने दो, जो करता है इग्नोर करो, है ना? वैसे आप मुझे बताना, टर्न अ ब्लाइंड आई तो हो गया। एन एप्पल ऑफ माई आई और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों का मीनिंग कमेंट करो भाई। मैं जानना चाहता हूं किस किस बच्चे को दोनों इडियम्स ये पता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर क्या होता है? वेदर होता है मौसम। मौसम के अंडर आ जाना। अब अंडर, मौसम के अंडर तो अपन नहीं आ पाएंगे, लेकिन भावार्थ इसका क्या है? जब आप अंडर द वेदर की बात करते हो, इसका मतलब है कि आप अभी आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। आप कैसा फील कर रहे हो? फीलिंग अनवेल, अनवेल फील कर रहे हो, अस्वस्थ हो आप, फीलिंग अनवेल। इस बात को नोट करके चलना। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होगा? फीलिंग अनवेल, अस्वस्थ महसूस करना, है ना? बहुत अच्छी ईडियम है, इस पे प्लस लगा लेना, क्योंकि ये एग्जाम में 4 से 5 बारी आई हुई है। इस बात को नोट करना। अब कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं तो सिचुएशन कई बार ऐसी होती है, आप घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, ठंडी जगह पर आप गए, बट क्या इडियम्स को हमेशा ध्यान रखना कि हिंदी मीनिंग तो याद करना ही है, एज वेल एज हिंदी मीनिंग हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इंग्लिश मीनिंग, क्योंकि हिंदी के अंदर तो एग्जाम में नहीं आएंगी भाई। तो इंग्लिश वाले मीनिंग पर ज्यादा कंसंट्रेट अपन को करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो
अंडर द वेदर क्या है? फीलिंग अनवेल, अस्वस्थ महसूस करना। जैसे एग्जाम्पल बनता है कि राहुल जो है, राहुल आज कोचिंग नहीं आ पाएगा, तो आप उसको ऐसे करके मत बोलो कि राहुल आज कोचिंग नहीं आएगा, राहुल की तबीयत खराब है। आप ऐसे करके बताओ, राहुल इज फीलिंग अंडर द वेदर। राहुल जो है अंडर द वेदर फील कर रहा है, यानी वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है। ऐसे बातों ही बातों से याद करो इडियम्स, ठीक है। चलो भाई, अभी एक काम और करना, एक कमेंट बना करके करना और लिखना भाई आपका कौन सा फ्रेंड है जो अंडर द वेदर महसूस कर रहा है, तो फिर उससे आपको ये इडियम पक्की पक्की याद हो जाएगी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ेंगे। अप इन द एयर, अप इन द एयर, एयर हवा, अप ऊपर, है ना, हवा में ऊपर। क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में बोलते हैं ना कई बार अप इन द एयर, हवा में ऊपर है कोई चीज, है ना। दे बोलते हैं द बॉल इज अप इन द एयर, है ना, बॉल जो है ऊपर है। अब हवा में ऊपर है बॉल, तो मतलब क्या हुआ कि पता नहीं है भाई जो कैच फील्डर के पास जाएगा या बॉल छक्का जाएगा। कोई भी चीज जो है अप इन द एयर होने के बाद में अनिश्चित होती है, सर्टेन नहीं होती। क्या नहीं होती? अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है, अनडिसाइडेड होती है। ऐसी कोई चीज होती है जो डिसाइडेड नहीं है, अनडिसाइडेड है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, अप इन द एयर का मतलब होता है अनसर्टेन और अनडिसाइडेड, अनिश्चित है और निर्णायक नहीं है, निर्णित नहीं है, वही बात बोलते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा भाई। कभी क्रिकेट खेले हो? क्रिकेट खेलने का जो आनंद आता है ना। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को कि नेक्स्ट संडे के लिए तैयार रहो। जो भी मेरे प्यारे बच्चे जयपुर के अंदर हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको सिर्फ डीएम करना है, प्ले, PLAY प्ले, और फिर एक मैच होगा बॉक्स क्रिकेट के अंदर और 12 बच्चों को फ्री में खेलने का मौका मिलेगा। कोई भी पैसा नहीं देना है भाई, तो ये डीएम कर दो। ऐसा मैं बच्चों को बोलता हूँ भी। क्रिकेट खेलने का मैं भी शौकीन हूँ बहुत ज्यादा, है ना। आगे देखते हैं भाई। वॉश वंस हैंड्स ऑफ, बोलते ना हाथ धो लिए, किसी काम से हाथ धो लेना। मतलब भाई मैं इसमें नहीं फंस सकता, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो जब बोला जाता है वॉश वंस हैंड्स ऑफ, मतलब स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में इन्वॉल्व होने से खुद को रोकना। कई बार ऐसा होता है, बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि भाई जिस काम में तुम्हें नहीं पता हो ना उससे अपने हाथ धो लो, उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। तो वहां बोलते हैं वॉश वंस हैंड्स ऑफ, इसका मतलब है अपने हाथ धो लेना, ठीक है। कोई काम था उससे अपने अपने हाथ धो लिए, ठीक है। wear one's heart on one's sleeve, स्लीव क्या होता है? स्लीव देखते हो ना, जैसे मान लो कि ये आस्तीन है, इसे बोलते हैं। तो बोलते हैं कोई जो अपना हार्ट है वो अपनी स्लीव पर लेकर के चलता है। इसका मतलब क्या है कि बड़ा ही साफ दिल का आदमी है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साफ दिल के होते हैं, जो किसी की बुराई नहीं करते हैं, जो मन में आता है अप फ्रंट स्ट्रेट होकर के बात बोल देते हैं, उसे बोलते हैं वॉश वंस हैंड्स ऑफ। इसका मतलब है, सॉरी, wear one's heart on one's sleeve, इसका मतलब है अपने दिल पर जो बात है वो मुंह पर वही बात है। यानी कि ओपनली शो इमोशंस, इमोशंस को ओपनली दिखाना, खुल करके दिखाना, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलेंगे wear one's heart on one's sleeve, अपना हार्ट अपने स्लीव पर पहनना, मतलब अपने इमोशंस को खुल करके दिखाना, ठीक है। अच्छे आदमी होते हैं ऐसे भाई जो दिखाते हैं खुल करके। तो कमेंट करना ऐसे व्यक्ति का नाम। ये सब देखो, सब के सब आप कमेंट करके बता सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना दिल खुल करके आपके सामने बात रखता है, उसका नाम लिखो इस इडियम के सामने। फिर लिखो वॉश वंस हैंड्स ऑफ, एक ऐसा दोस्त दो जो हाथ धो के बैठा है, बोलता है भाई मैं अब तेरे चक्करों में नहीं पड़ने वाला। ये भी देखो किसी का नाम लेके बता सकते हो। अप इन द एयर, हवा में होना, अनसर्टेन है कोई चीज। जैसे मान लो कि आप बोल सकते हो
एग्जाम डेट्स आर अप इन द एयर, अनडिसाइडेड है ना। इस प्रकार से आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो भाई, बता सकते हो। ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई, अपनी आंखें बंद कर लेना। अंडर द वेदर, फीलिंग अनवेल, मतलब स्वस्थ महसूस करना, है ना। एक बात बताना, ये जो अनवेल वर्ड है, इसमें प्रीफिक्स क्या है। हिंदी में पढ़ते हो ना उपसर्ग प्रत्यय, तो इसमें आपको बताना है कि इस अनवेल वर्ड में प्रीफिक्स क्या है। ठीक है। अपन बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पेज की तरफ। अ हॉट पोटैटो, एक हॉट पोटैटो क्या होता है, गरम गरम मान लो पोटैटो है कोई, है ना, गरम गरम पोटैटो, मतलब पोटैटो क्या होता है, आलू। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मामला गरम गरम है, हॉट तो है ही, गरम है, मतलब वर्तमान में कोई घटना हुई है। अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, एक ऐसा इशू जो कंट्रोवर्सी वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा ना लफड़ा है बहुत ज्यादा, तो अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, उसे बोलते हैं अ हॉट पोटैटो। ठीक है। अ लियोपर्ड कैंट चेंज इट्स स्पॉट्स, एक जो लियोपर्ड है वो अपनी जो स्किन है उसके ऊपर जो निशान लगे होते हैं वो चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने स्वभाव को कभी नहीं बदल सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे जीवन में कितनी भी घटनाएं हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अ लियोपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। ठीक है। स्पॉट्स मतलब जो निशान पड़े हुए हैं वो बदल नहीं पाता। अब देखो, आ, वैसे क्या होता है, अगर अपने याद करने का प्रयास करें तो जैसे आप कितने सारे लोगों से मिलते हो जो गलती करते हैं एक बारी के लिए, है ना, फिर आपको बोलते हैं सॉरी भाई यार गलती हो गई, फिर आप बोलते हो कोई बात नहीं मैं तेरे को माफ करता हूँ, जा बात खत्म हो गई। ऐसा कई बार होता है ना, जीवन में काफी लोग ऐसे मिलते हैं जो झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने के बाद में सॉरी बोलते हैं, फिर आप बोलते हो कि ठीक है यार, है जाने दे कोई बात नहीं, अपना ही भाई है, अपना ही बंधु है, आप ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिर से वो मिस्टेक को रिपीट करता है, फिर से मिस्टेक को दोहराता है, क्यों, क्योंकि वो अपना बेसिक नेचर बदल नहीं सकता। तो क्या बनेगा, अ लियोपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, एक लियोपर्ड जो है अपने निशानों को नहीं बदल सकता, यानी कि वो अपने निशान नहीं हटा सकता। वैसे एक व्यक्ति है, वो जो गलतियां करता है जीवन के अंदर, उसका स्वभाव वैसा ही रहता है, फिर भी वो गलती करेगा। ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल प्लस लगा लेना, और मुझे लगता है कि भाई इस बार ये आने के चांसेस हैं। एट दी 11th आवर, 11th आवर क्या होता है, 11th आवर क्या होता है, 12 बजे से पहले वाला, है ना समय, 11 बजे, तो मतलब लास्ट लास्ट का टाइम रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, एट दी लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण पर, अंतिम समय पर कोई कार्य करना, उसे बोलते हैं एट दी 11th आवर, 11वें घंटे में, यानी कि अंतिम घंटे में। तो एट दी लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर कोई कार्य करना। जैसे एग्जाम्पल बना सकते हो, मैरिजेस वगैरह में क्या होता है, शादियों वगैरह में देखते हो क्या होता है, कितना ही कार्य आप पहले कर लो, शादी वगैरह में कितना भी कार्य आप पहले कर लो, लेकिन कोई ना कोई कार्य ऐसा है जो फेरों के वक्त आपको याद आएगा। अरे भैया के लिए तो वरमाला ही नहीं है, अरे रिंग कहाँ चली गई है, अरे ये चीज कहाँ है, अरे वो चीज कहाँ चली गई है, ये याद आता है एट दी 11th आवर, 11वें घंटे पर याद आता है। ठीक है, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट याद आता है, अंतिम क्षण पर याद कर आता है। मेरे एक कहावत मुझे याद आती है, मैं बोल देता हूँ, बहुत वो मतलब अटपटी सी कहावत है। हम ऐसा बोलते हैं कि पोटी करते समय लोटा साथ लेकर के जाना चाहिए। तो मेरी दादी जी बोला करती थी बचपन के अंदर, जब मैं छोटा बच्चा था तब बोला करती थी कि ना, तुम सारा काम, सारा जो समय है वो लास्ट मोमेंट पर ही, अंतिम समय पर करते हो। तो वो क्या हो गया, एट द 11th आवर, अंतिम समय पर। ठीक है। और एग्जाम्पल इंग्लिश में याद किया करो, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश, एग्जाम्पल्स जो हैं इंग्लिश में याद किया करो, बिकॉज एग्जाम में इंग्लिश में ही आएंगे, हिंदी में ऑप्शंस नहीं आएंगे। तो आप लिख सकते हो कि
राहुल डज ऑल हिज वर्क एट द 11th आवर। राहुल जो अपना सारा काम कब करता है? अंतिम क्षण पे करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल्स बना करके याद करोगे, मेमोराइज अच्छे से हो जाता है। ठीक है, बार्क अप द रोंग ट्री, ये भी अच्छी है, इसको भी 1+ लगाओ, 2 मत लगाओ, लेकिन 1+ तो लगा ही लो। बार्क अप द रोंग ट्री, इसका मतलब क्या हो गया? कुत्ता है, मान लो कुत्ते को लगा कि ना ऊपर कोई मेरे खाने के लिए सामान पड़ा है पेड़ के ऊपर, वो नीचे खड़ा होकर बार्क कर रहा है, बार्क कर रहा है, लेकिन वो ट्री रोंग है, गलत जगह है, जबकि जो खाने का उसका जो प्रबंध है उसके लिए वो कहीं और हो रखा है, कोई और पेड़ है वो। इसका मतलब क्या हुआ? हैव द रोंग आइडिया अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में गलत आइडिया होना, या फिर मिस जज करना, किसी चीज को मिस जज कर लेना, या फिर किसी चीज के बारे में गलत आइडिया होना, उसे बोलते हैं बार्क अप द रोंग ट्री, गलत पेड़ के नीचे भौंकना। तो मतलब तो यही हुआ ना भाई, कुत्ता तो अब देखो हमें भौंक करके ये इंडिकेशन देता है कि कुछ ना कुछ चीज हो रही है खतरनाक। कुत्ता, अब देखो कई बार ऐसे सस्पिशियस एक्ट्स होते हैं, संदेह वाले, उसमें क्या होता है कि रात को कुत्ता भौंकता है, हमें क्या लगता है कि जंगल वंगल के अंदर कोई ना कोई, जैसे घर वगैरह होते हैं वहां, गांव वगैरह के अंदर काफी पेड़ पौधे वगैरह काफी लगे होते हैं, ढाणियां भी होती हैं, है ना। तो हमें लगता है कि ये कुत्ता कोई इंडिकेशन दे रहा है, भूत वगैरह है बाहर, है ना। और हम लोग डर 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 के जाते हैं, डर डर के जाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग करते हैं क्या? मिसजज कर लेते हैं, या हमें किसी चीज का रॉन्ग आइडिया होता है, गलत आइडिया हमें किसी चीज का होता है। ठीक है, बी ऑन क्लाउड 9, बी ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? वो गाना सुना ना, आज लगता है मुझे हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। वो क्या होता है? वो तभी होता है बी ऑन क्लाउड 9, यानी कि 7वें आसमान पर होना, है ना। आफ्टर सिलेक्शन और आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड यू विल ऑल बी ऑन क्लाउड 9, आप सबके सब 7वें आसमान पे होंगे। एक बार सिलेक्शन हो जाने तो कई दिन तो पैर जमीन पर नहीं लगते हैं, तब फिर ये याद आएगा, आई एम ऑन क्लाउड 9, मैं क्या हूं? ऊपर आसमान के अंदर हो भैया, बहुत खुश, बहुत खुश होना, उससे बोलते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी। और बी ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा खुश होना भाई। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आई एम ऑन क्लाउड 9। ठीक है ना। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजे के पीछे। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स का मतलब क्या है? बंद दरवाजे के पीछे। एक घर के अंदर क्या होता है, जब भी एक घर के सारे मेंबर्स पहले तो साथ में आराम से बड़े बड़े प्यार से बातें करते हैं, फिर मान लो कि 4 बच्चे हैं, चारों की पत्नियां हैं, चारों की पत्नियों के तो फिर पति भाई तो होंगे, फिर रूम में जाकर के सीक्रेटली चुगली होती है। तो बिहाइंड द डोर्स क्या होता है? जब गेट बंद होता है उसके पीछे क्या होता है? सीक्रेटली प्राइवेटली कुछ ना कुछ बातें होती हैं, तो उसे बोलते हैं सीक्रेटली या प्राइवेटली बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे। ब्लाइंड क्लोज डोर्स का मतलब क्या हो गया? बंद दरवाजों के पीछे। ठीक है, और ये देखो, आप मुझे यहाँ डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर लो। ठीक है, कोई बात हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। और ये जो है ना, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ फॉलो करोगे तो वैसी ऑब्वियस सी बात है कि पीडीएफ्स वगैरह यहाँ मिलती है टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी, कुछ क्विज वगैरह चलती रहती है, कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं माइंड में, वो जो प्रीवियस ईयर्स के वो पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो यहाँ फॉलो कर सकते हो। और ये देखो, ये अब जैसे ये रेड निशान है ना, इसको दबाओगे तो ये फिर चेंज हो जाता है कलर इसका, तो ये आप दबा देना अगर इच्छा आपकी हो तो। ठीक है, तो पता लग गया भाई बिहाइंड क्लोज डोर्स का मीनिंग क्या होगा। एक एग्जाम्पल बना के बढ़िया सा फेंक के मारो, बिहाइंड क्लोज डोर्स का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल फेंक करके मारो कि मजा आ जाए बात का, कि आपको मीनिंग भी पता चल गया है बिहाइंड क्लोज डोर्स का मीनिंग क्या है, और आपने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बना करके, है ना। देखते हो ना बड़ी बड़ी जो डील्स होती हैं, और एक मजे की बात बताता हूँ, जैसे जो अब जो नौकरियां वगैरह भी मिल रही हैं, वो कैसे मिल रही हैं?
इस एडीएम से मिल रही हैं। आधी नौकरियां तो क्या है, बिहाइंड क्लोज डोर्स ही दे दी जाती हैं। सीक्रेटली और प्राइवेटली ही आधी नौकरियां बांट दी जाती है। तो बिहाइंड क्लोज डोर्स एडीएम का मतलब क्या है, सीक्रेटली प्राइवेटली चुपचाप करके सारा काम हो गया भाई, ठीक है। लेकिन एक सीट है आपके पास, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इधर डेविल है, इधर समुद्र है। बोलते ना, आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ पे जाए तुम्हारा भाई। तो आगे कुआं है, पीछे खाई है। इसी का मतलब है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी इधर भी समस्या है, इधर भी समस्या है, समस्या ही समस्या है। तो क्या बना, फेस टू डेंजरस चॉइसेस, दो खतरनाक चॉइसेस का सामना करना, फेस टू डेंजरस चॉइसेस, है ना। और ये हो गया बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बस दो खतरनाक चॉइसेस का सामना करना, है ना। वो बोलते हैं ना कि एक कुछ कहावत से याद आ रही थी पर नहीं याद आई, आएगी तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लोक टुगेदर, ये अच्छा है, इस पे प्लस लगा लो भाई, और दो लगा लो प्लस। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लोक टुगेदर, इसका मतलब क्या है, सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर, यानी एक ही झुंड के जो पक्षी होते हैं वो साथ में रहते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लोक टुगेदर, मतलब एक ही जो ग्रुप के पक्षी हैं वो साथ में रहते हैं, बर्ड्स आ गया, ठीक है। और टुगेदर का मतलब हो गया साथ में, तो बना क्या, सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर, एक जैसे स्वभाव के व्यक्ति साथ में रहते हैं। आप देखते हो ना, कईयों की दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि उनका स्वभाव एक जैसा होता है। तो जिनका स्वभाव एक जैसा है, स्वाभाविक बात है कि उनकी दोस्ती बड़ी आसानी से हो जाती है। तो बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लोक टुगेदर, आप बोल सकते हो राहुल एंड दीपक, दे बोथ हैव सिमिलर नेचर, एंड सो इट इज प्रूव्ड दैट बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लोक टुगेदर, कि एक ही जैसे जो सिमिलर नेचर के व्यक्ति होते हैं वो साथ में रहते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट करके एग्जाम्पल बनाकर भी, एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी है, खासकर इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में एग्जाम्पल बनाओगे तो अच्छे से आपको याद होता जाएगा, ठीक है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये अच्छा है। ट्रम्पेट क्या होता है, वो पीपनी होती है ना, पीपनी। तो अपने मुंह से खुद की पीपनी बजाना है, अपने मुंह से खुद की पीपनी बजाना क्या हो जाएगा, प्रेज वन सेल्फ, खुद की ही तारीफ कर देना। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट करते हैं, मतलब खुद की तारीफ खुद ही करते रहते हैं, भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये कर, मैंने वो कर दिया है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट होते हैं ना, कई फ्रेंड होते हैं। अब कमेंट करके आप मुझे बताओगे तो मुझे भी पता लगेगा भाई आपके कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं जो खुद के मुंह से खुद की ही पीपनी बजा रहे हैं। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करना, ठीक है। चलो भाई, फिर आ गया। अच्छा, ये इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, मेरे मामा जी का लड़का है। मेरे मामा जी का लड़का एक्चुअल में क्या करता है, वो खुद की तारीफ खुद के मुंह से ही करता रहता है। तो वो क्या करता है, वो पता है क्या करेगा, मेरा इतना बिजनेस है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर लिया है, मैंने ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो पता है भाई तू कैसा है, लेकिन वो कर क्या रहा है, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ खुद ही कर रहा है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ बिहाइंड क्लोज डोर्स, है, बंद दरवाजे में सीक्रेटली आपसे कुछ रहस्य मैंने शेयर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब क्या हो गया, सीक्रेटली, रहस्यिक रूप से, प्राइवेटली गुप्त रूप से, तो बिहाइंड द क्लोज डोर्स। और ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ खुद के मुंह से कर, है ना। चलो, ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक, बैंक को ब्रेक करना। भाई बैंक को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, कैन एनीबडी ब्रेक द बैंक, यस। आप शॉपिंग करने चले जाओ लड़कियों के साथ में, कभी आपका बैंक क्या हो जाएगा, आपका बैंक ब्रेक हो जाएगा भाई। तो क्योंकि
क्या होता है कि एक्चुअल में लड़कियां सही में ही फेरी टेल की स्टोरी की तरह होती हैं। जो गर्ल्स होती हैं, उनके सपने, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो परियों की कहानी की तरह होती हैं। तो उनके खर्चे भी वैसे ही होते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी लड़की को शॉपिंग पे लेकर के जा रहे हैं, तो पहले आप मन में ये धर लीजिए कि शॉपिंग करने के समय आपका ब्रेक द बैंक होने वाला है। यानी जो भी बैंक में पैसा पड़ा है सारा टूटने वाला है। और इसका मतलब क्या है? कॉस्ट टू मच, बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है आपको। ठीक है। फिर धीरे धीरे जीवन बदलता है, धीरे धीरे विवाह हो जाता है, फिर कन्याओं के शौक भी खत्म हो जाते हैं। फिर उन्हें भी लगता है पति वैसे ही सारा दिन परेशान रहता है, और क्या इसको परेशान करना है। तो वही बात हो जाती है भाई, धीरे धीरे समय के साथ में सब बदलता है। समय ही परिवर्तन का आधार है। ब्रिंग होम द बेकन। अब बेकन का मतलब वैसे तो मांस होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा रहा? ब्रिंग होम, घर पे लेकर आना। द बेकन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि घर पे मांस लेकर के आना, इसका मतलब है घर पे पैसे लेकर के आना, क्योंकि मांस बहुत महंगा आता है। तो ब्रिंग होम द बेकन का मतलब है अर्न द फैमिली इनकम, परिवार की आय कमाना। तो ब्रिंग होम द बेकन, अर्न द फैमिली इनकम। ठीक है। जैसे आप जब लग जाओगे नौकरी वगैरह, फिर आपके देखना भाई कितनी तारीफ होती है। सब मिलके ना आपकी तारीफ किया करेंगे, भाई मारो शोरो, मारी शोरी, बहुत बढ़िया, ऐसे तारीफ हुआ करेगी आपकी। क्योंकि आप क्या लेकर के आ रहे हो। या ऐसे लिख सकते हैं कि कपिल्स मदर प्रेजेस हिम टू मच बिकॉज ही ब्रिंग्स होम द बैकन। क्योंकि वो घर पे क्या लेकर आता है? बैकन लेकर के आता है, यानी कि पैसे कमा करके लाता है। तो उसकी मदर क्या करती है? उसको प्रेज करती है, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करती है ना। ठीक है। वैसे माँ तो वैसे भी प्रशंसा कर देती है, एक माँ ही। सच्ची बात है कि इस दुनिया के अंदर एक ही व्यक्ति है ना, अगर जो आपको मतलब बिना किसी कंडीशन के चाहेगा, बिना किसी कंडीशन के प्यार करेगा आपसे, कोई डिमांड भी नहीं रखेगा आपसे। कोई कंडीशन नहीं है कि ये ला के दे और वो ला के दे, या मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। एक ही व्यक्ति ऐसा है, वो है आपकी माँ। तो अपनी माँ के लिए ना भैया, जीवन में अगर अपनी प्राण भी त्यागने पड़ जाए ना, त्याग देना भैया चुपके से। एक सवाल भी मत पूछना उससे खड़े होकर के, क्योंकि जिसने आपको जन्म दिया है उसका ही आप पर पूरा और पहला हक है। ठीक है। बर्न वंस ब्रिजेस, ये बहुत अच्छा है। बर्न वंस ब्रिजेस का मतलब क्या हो गया? अब ब्रिजेस क्या होता है? ब्रिज समझते हो? पुल है, मान लो ये पुल है, ये पुल का निर्माण था, हो रखा था। आपने आप यहां से वहां गए, लेकिन आपने ये वाला जो हिस्सा है वो बर्न कर दिया, जला दिया। तो क्या आप इस तरफ दोबारा, इस तरफ से दोबारा इस तरफ आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्ट इन अ वे दैट मेक्स रिटर्न इम्पॉसिबल। इस तरीके से कोई कार्य करना कि आपकी जो वापसी है वो मुश्किल हो जाए। तो बर्न वंस ब्रिजेस का मतलब क्या हो गया? एक्ट इन अ वे दैट मेक्स रिटर्न इम्पॉसिबल, जो आपकी वापसी को मुश्किल बना दे, इस तरीके से एक्ट करना। हाँ ठीक है। तो मान लो कि ये सिर्फ ये नहीं कि किसी ये पुल से वापसी की बात हो रही है, ये जीवन में भी वापसी की बात है। कि मान लो आपने कार्य ऐसा कर दिया कि अब आपकी वापसी नहीं हो पा रही है जीवन के अंदर, बिकॉज आपने क्या कर दिया है? यू हैव बर्न्ड योर ब्रिजेस। आपने अपने जो काम से वापसी आने के रास्ते बंद कर दिए हैं। एक मुजरिम के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कोई सीधा साधा सिंपल सा आदमी था, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, बट फिर उसके ऊपर केस हो गया। अब केस हो गया तो फिर केस के बाद फाइल जो है विदेश जाने की लगती नहीं है। उसने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब जब उसने मर्डर कर दिया गुस्से गुस्से के अंदर, तो उसके लिए वापसी के सारे रास्ते क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं मेरे भाई। तो उससे क्या बोलते हैं? बर्न्स वन ब्रिजेस, मतलब अपना जो है एक जो करना चाहते थे आप, अब वापसी का रास्ता आपने बंद कर दिया अपने कार्य से, अपने एक्शन से। ठीक है। चलो भाई, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स क्या होता है? लीप्स होता है जैसे मान लो कि लीप लीप ईयर होता है ना, गैप दे करके लीप ईयर आता है, 4 साल के बाद में आता है। तो लीप होता है जंप करना, है ना। बाय लीप एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या हो गया? कोई चीज है बहुत ही तेजी से वृद्धि कर रही है, तो
वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, उसे बोलेंगे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जैसे मान लो किसी ने व्यापार शुरू किया, आपके फ्रेंड ने व्यापार शुरू किया, आप बोलते हो कि माय फ्रेंड्स बिजनेस ग्रू लीप्स एंड बाउंड्स। कैसे ग्रो किया उसने? वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से उसने ग्रो कर लिया। ठीक है। कास्ट एन आई ओवर, कास्ट का मतलब होता है टिका करके रखना यहाँ पर, तो यहां मतलब है किसी के ऊपर नजर टिका करके रखना। लुक एट और एग्जामिन ब्रीफली, किसी की तरफ देखना या उसको एग्जामिन करना, उसका निरीक्षण करना बहुत गहराई से, है ना। तो कास्ट एन आई ओवर मतलब ध्यान रखना उस चीज के ऊपर, बोलते ना कास्ट एन आई ओवर, तो इसका मतलब क्या है? लुक एट और एग्जामिन ब्रीफली, किसी चीज के ऊपर पूरा ध्यान देना या निगरानी रखना, उसे बोलते हैं कास्ट एन आई ओवर। ठीक है। फिर आता है कैट नैप। कैट नैप का मतलब क्या होता है? कैट होता है बिल्ली, और नैप का मतलब क्या होता है? झपकी लग जाना, आंख लग जाती है कई बार गर्मियों के दिनों के अंदर, उसे ही बोलते हैं कैट नैप। क्या बन रहा है? शॉर्ट स्लीप। शॉर्ट स्लीप को बोलते हैं कैट नैप, यानी कि आपकी हल्की सी आंख लग जाना गर्मियों के दिनों के अंदर, वो क्या हो गई है? कैट नैप हो गई है, उसे ही बोलेंगे शॉर्ट स्लीप। कम टू लाइट। लाइट क्या होता है? प्रकाश। कम मतलब आना, यानी प्रकाश में आना, सबके सामने आना। सबके सामने आना तो मीनिंग क्या बनेगा? बिकम नोन, जानने में आ जाना, आपके नोन में आ गई, आपके जानकारी में कोई चीज आ गई, उसे बोलेंगे कम टू लाइट, है ना। जैसे आप बोलते हो कि कई बार बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, थ्रो लाइट ऑन दिस टॉपिक, इस विषय के ऊपर प्रकाश डालें, थ्रो लाइट करें, तो वो जो चीज होती है उसे ही बोलते हैं कम टू लाइट, है ना। चलो भैया आगे वाली देखते हैं। आगे वाली इडियम क्या लिखी हुई है? कट द गॉर्जियन नोट। ठीक है। और कट द गॉर्जियन नोट का मतलब क्या होता है? नोट होता है गांठ के रूप में, कोई गांठ लगी हुई है, उस गांठ को आपने खोल दिया, है ना। कई बार गांठ ऐसी लग जाती है, खोलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो कट द गॉर्जियन नोट है, इसका मतलब है आपने इस नोट को, इस गांठ को काट दिया है, कट कर दिया है। सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली, कोई मुश्किल प्रॉब्लम थी, आपने बड़ी ही बहादुरी से उसे सोल्व कर दिया। सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली, उसे बोलेंगे कट द गॉर्जियन नोट। आगे है मेरे भाई, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, यानी कुत्ता ही कुत्ते की दुनिया को खा रहा है। जैसे इंसान इंसान की दुनिया को खा रहा है, इंसान ही इंसान के कार्यों का खराब कर रहा है, वैसे क्या है? डॉग ईट डॉग वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ड, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ड हो गया है, प्रतिस्पर्धा वाला संसार हो गया है। डॉग ईट डॉग वर्ड, हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ड, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। क्या होता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच? का मतलब होता है कि ऐसे अंडों की गिनती नहीं करनी चाहिए जिनका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इस प्रकार से हो गया कि ऐसी चीजों को कल्पनात्मक चीजें नहीं माननी चाहिए, रियलिटी पर बेस रहना चाहिए। ठीक है। डोंट अज्यूम सक्सेस, सफलता को अज्यूम नहीं करना चाहिए। बिफोर इट हैपन, इसके होने से पहले। ठीक है। तो बस इसका मतलब तो यही है भाई, ये आगे कहीं से जुड़ गया होगा, चेक करना पड़ेगा। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स, सफलता मिली नहीं है उससे पहले सफलता की बात करना सही नहीं है। तो उसी प्रकार से क्या है? डोंट काउंट योर चिकन, पहले से कुछ काउंट नहीं करना है, जब कोई चीज मिलेगी तब काउंट कर लेंगे, है ना। ऐसा होता है, ऐसा बोलते भी हैं कि अपनी जो चीजें हैं ना, अपना जो सफलता है, और जब तक कुछ भी कर रहे हो, स्टार्ट कुछ भी किया है, कुछ नई बिगिनिंग करी है, उसे छुपा करके रखो, किसी को भी उसके बारे में बात मत करो जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। क्योंकि
अगर मान लो आप सफलता से पहले ही किसी से बात कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में वो चीज आपको मिल नहीं पाती। तो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, इट मीन्स डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स, व्हेन सक्सेस विल हैपन यू कैन काउंट योर चिकन्स, बट द idiom do not count your chickens before they hatch, it means don't assume success before it happens। सफलता होने से पहले आप उसको मान मत लें कि हमें सफलता मिल चुकी है। वेट करें, हार्डवर्क करें, पहले से ही कल्पना मत बनाएं। चलो भाई आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज फेयर है मतलब उचित है ना। तो फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या हो गया, इन एन ऑनेस्ट वे, बड़े ही ईमानदार तरीके से। सिंपल है, बड़ी साधारण है। मान लो बोलता हूं कि नेहा डज एवरीथिंग फेयर एंड स्क्वेयर, आई बिलीव ऑन हर बिकॉज शी इज फेयर एंड स्क्वेयर। मैं उस पर यकीन करता हूं क्योंकि वो फेयर और स्क्वेयर है। इट मीन्स शी डज एवरीथिंग इन एन ऑनेस्ट वे, वो जो भी काम करती है वो ऑनेस्ट तरीके से करती है। ठीक है, तो याद हो जाएगा। फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है भाई, देखो लगे हुए नाखूनों से भी लड़ाई कर रहे हैं, दांतों से भी लड़ाई कर रहे हैं, मतलब बड़ी तकड़ी फाइट पुटअप कर रहे हो आप। तो फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है फाइट फियर्सली, बड़ी ही गंभीरता से आपने कोई कार्य को किया। फाइट टूथ एंड नेल, फाइट फियर्सली। ठीक है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट लेना, इसका मतलब है कई बार ऐसा जीवन में होता है कि जो आप दूसरे के साथ में करते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। तो ऐसा बोला भी जाता है कि जब गेस्ट आते हैं घर पे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, यू गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। कई बार आपको अपनी ही तरीके से किए गए कार्य का वैसा ही जवाब रिसीव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, रिसीव द सेम ट्रीटमेंट एज यू गिव। वैसा ही ट्रीटमेंट आपको रिसीव होना जैसा आपने किसी को दिया। ठीक है, तो गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, रिसीव द सेम ट्रीटमेंट, वैसा ही व्यवहार मिलना आपको जवाब में, है ना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। किसी को कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा। तो ठंडा शोल्डर देने का मतलब ये नहीं कि ठंडा कोई बर्फ से जमा हुआ अपने ने कंधा दे दिया उसको। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने ने किसी को इग्नोर मार दिया। कोल्ड बिहेवियर भी बोलते हैं ना, ये कोल्ड बिहेवियर है काफी। तो क्या होता है, इग्नोर समवन डेलिबरेटली, किसी को जानबूझ करके इग्नोर करना, उसे बोलते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। उस एग्जांपल बन सकता है, I went to the party with Nita, but Ria gave me the cold shoulder। मैं नीता के साथ पार्टी में गया था लेकिन रिया ने मुझे कोल्ड शोल्डर दिया। रिया गेव मी द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या है, रिया ने मुझे वहां इग्नोर कर दिया। तो व्हेन समवन इग्नोर्स यू, इडियम क्या बनती है, कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ठीक है। गो डच, ये बहुत अच्छा है और मेरा बहुत फेवरेट है ये गो डच। ये गो डच क्या होता है, जैसे हम लोग कई बार घूमने के लिए जाते हैं पिकनिक के ऊपर, है ना। तो आप देखते हो कि एक ही फ्रेंड को बकरा बना करके सारा खर्चा करवा लिया जाता है। लेकिन गो डच एक ऐसी सिस्टम है डच कंट्रीज के अंदर जिसमें एक ही व्यक्ति को सारा पैसा खर्च नहीं होता है। उस पैसे का पार्टी में जितना भी पैसा लगा, ट्रीट में जितना भी पैसा लगा, उस पैसे का बंटवारा होता है। उससे बोलते हैं गो डच। ईच पर्सन पेज फॉर देमसेल्व्स, हर व्यक्ति अपने लिए पेमेंट करता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो whenever we go to the whenever we plan a party we go Dutch। जब भी हम एक पार्टी प्लान करते हैं तब हम पैसे का शेयर करते हैं। अब ये मत करना गो डच का मतलब कि हम हर पार्टी में डच चले जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अमेरिकन भी कॉन्ट्री सिस्टम जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्री सिस्टम बोलते हैं ना, दोस्त बड़ी ठगी होते हैं, बच के रहना पड़ेगा उनसे। गो आउट ऑफ वंस वे। आउट ऑफ वंस वे क्या होता है कि अपने तरीके से बाहर निकल करके कोई कार्य करना, उसे बोलते हैं गो आउट ऑफ वंस वे।
मेक अ स्पेशल एफर्ट, क्या लिखा हुआ है? मेक अ स्पेशल एफर्ट का मतलब है कि आपने किसी के लिए एक स्पेशल प्रयास डाल दिया, उसे बोलते हैं गो आउट ऑफ वंस वे। राहुल गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प मी। राहुल मतलब अपने, मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कोई कार्य करता है, उसे बोलते हैं गो आउट ऑफ वंस वे। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है बिग पेमेंट टू एन एम्प्लॉय हु लीव्स। एक ऐसा व्यक्ति जो नौकरी छोड़ रहा है या रिटायर हो रहा है, उसे बड़ी पेमेंट करना देना, उसे बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, तो जब आप लग जाओगे नौकरी और फिर आपकी रिटायरमेंट होगी, तो कोई ना कोई आपके साथ में क्या करेगा? गोल्डन हैंडशेक करेगा, यानी आपको कुछ ना कुछ बड़ा पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, हैव द अपर हैंड, हैव द अपर हैंड का मतलब होता है एडवांटेज होना, कोई आपके पास में एक फायदा दूसरे से ज्यादा होना। जैसे ये मान सकते हैं कि अपने क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, मान लो इंडिया ने 350 स्कोर कर रखे हैं और 50 ओवर का मैच है, और ऑस्ट्रेलिया के 100 पर पहले ही चार चार आउट हो रखे हैं, तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया हैव द अपर हैंड, इंडिया के पास में अपर हैंड है। दैट मीन्स इंडिया हैव एन एडवांटेज, इंडिया के पास में एक एडवांटेज है, एक लाभ की बात है इंडिया के पास जो दूसरे से एक्स्ट्रा है मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो आप 3 स्टार लगा लो भाई, 3 स्टार लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में बड़े खतरनाक दे रखे थे इसके, तो यहां बचना। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग क्लियरली, राइटिंग में कोई चीज देना, लिखित में कोई चीज देना, और क्लियरली साफ साफ कोई चीज देना, उसे बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? गर्म पानी में होना नहीं होता, पानी गर्म होता है और हम उसके अंदर है, मान लो गर्मी के अंदर ही, गर्म पानी के अंदर हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है? हम लोग समस्या के अंदर हैं। क्या बोलेंगे? इन ट्रबल बोला जाएगा, इन ट्रबल। तो इन हॉट वाटर का मतलब क्या है? इन ट्रबल। ठीक है, समस्या के अंदर होना इस प्रकार से हो जाएगा। जंप ऑन द बैंग वैगन, बैंग वैगन पे जंप करना, इसका मतलब है ज्वाइन समथिंग बिकॉज इट इज पॉपुलर, कोई चीज को ज्वाइन करना क्योंकि वो पॉपुलर है, उसे बोलेंगे जंप ऑन द बैंग वैगन। कोई चीज बहुत पॉपुलर हुई, उस पॉपुलर एक्टिविटी के अंदर, पॉपुलर मतलब काफी फेमस हो गई, काफी उसका एक्टिविटी का चर्चा है उसकी, उस चर्चा वाली एक्टिविटी को ज्वाइन करना, उसे बोलेंगे जंप ऑन द बैंग वैगन, यानी कि आपने किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट किया जो कि पहले से ही पॉपुलर हो रही थी। ठीक है, और ये यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और भी बनती है, कई बार जीवन में हमारी वापसी हम लोग कर लेते हैं, वो वापसी किस वजह से होती है? बहुत कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उस वजह से होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं जंप ऑन द बैंग वैगन। ठीक है, चलो भाई, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, अपने फिंगर्स को क्रॉस करना। कई बार ऐसा होता है ना, अपने फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि यार फिंगर्स क्रॉस करते हैं कुछ ना कुछ, जो ऐसा कुछ बुरा ना हो जाए, तो क्यों हम फिंगर्स क्रॉस करते हैं? बिकॉज वी होप फॉर गुड लक, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ में अच्छा हो। बोलने में भी आता है फिंगर्स क्रॉस्ड, आसान सा है, कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, किक द बकेट, बकेट को किक करना। अब बकेट को किक करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ बहुत बढ़िया कार्य कर लिया है, बकेट को किक करने का मतलब है टू डाई, मर जाना। तो यहाँ पर किक द बकेट का मतलब आएगा डाई। आप बोल सकते हो इन आवर नेबर देयर वाज एन ओल्ड अंकल ही किक द बकेट टुडे, हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग अंकल थे,
उन्होंने बकेट को आज किक कर दिया, इसका मतलब है डाई। तो किक द बकेट टू डाई, मर जाना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये अच्छा है, इसमें भी 2+ लगा लो। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई भी कमी नहीं छोड़ना, ठीक है। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल वे, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर एक तरीके से प्रयास करना कि हमें सफलता मिल जाए, उसे बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू गेट सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए हर एक संभव प्रयास करना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। जैसे होता है ना, हम लोग जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस समय वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, और अनलेस यू बोल सकता हूं, इफ यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर निकालना। इट इज हाउएवर नॉट पॉसिबल, ये हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिल्ली को बॉक्स से बाहर निकालने का मतलब, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कोई सीक्रेट खोल देना, रिवील अ सीक्रेट। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कोई राज की बात थी, छिपी हुई बात थी, आपने रहस्य खोल दिया। जैसे एक पार्टी किसी ने प्लान की, सरप्राइज, 5-7 लोग थे मिलकर के पार्टी सरप्राइज प्लान करी, बट एक अचानक से आया और उसने बोला कि अरे केक फ्रिज में पड़ा है, छुपा दिया है, और जिसकी बर्थडे है वो सामने ही खड़ा हुआ है। तो उस बंदे ने क्या कर दिया, उसने लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कर दिया। आप बोल सकते हो सुजीत लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राहुल डिड नॉट नो एनीथिंग बट सुजीत लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सुजीत ने क्या कर दिया, रिवील अ सीक्रेट, एक सीक्रेट को खोल दिया, एक रहस्य को खोल दिया, ठीक है। चलो भाई आज का ये लास्ट पेज करेंगे, ठीक है जी, आज का ये लास्ट पेज करेंगे, फिर अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे। और अच्छे से हर एक एडीएम का आपने दिमाग में बिठा लिया होगा, एग्जाम्स में आएंगी भाई तो तैयारी पूरी करके रखना, ठीक है। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, वैसे मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल बोला जाता है, बट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल ठीक है। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का मतलब होता है क्या, कि किसी समस्या का, माउंटेन क्या होता है पहाड़, मोल हिल क्या होता है छोटी सी जो जगह होती है उसे मोल हिल बोलते हैं। तो एक मोल हिल, छोटे से छिद्र को मोल हिल बोलते हैं, तो एक मोल हिल का माउंटेन बना देना, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने छोटी सी समस्या का विकराल रूप बना दिया। एग्जैजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करना, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। बोल सकते हो स्नेहा ऑलवेज मेक्स अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, स्नेहा हमेशा ही एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का मतलब क्या है, एग्जैजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर बता देना, ठीक है। होता है ना ऐसे झगड़ा हो जाता है, छोटा सा झगड़ा होता है, लेकिन फिर हम उस झगड़े को तगड़ा कर देते हैं, हम उसी झगड़े को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, उसे बोलते हैं मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ, ये अच्छा है, हेवन और अर्थ हिला देना। मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास डालना, उसे बोलते आपने मान लो पूरा इतना प्रयास डाल दिया कि आपने धरती और आसमान दोनों हिला दिए, उसे क्या बोलते हैं, मेक हेवन, मूव हेवन एंड अर्थ, पूरा का पूरा धरती भी हिला दी है और स्वर्ग भी हिला दिया है। क्यों हिला दिया है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया, ठीक है। तो मूव हेवन एंड अर्थ, मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। नेस्ट एग, नेस्ट एग का मतलब क्या होता है, मान लो घोंसला बना, जो घोंसला है उसमें अंडे रखे हुए हैं, अब उसको अंडों को बचा के रखा है भाई, भविष्य के लिए बचा के रखा है, तो सेविंग्स फॉर द फ्यूचर।
नेस्ट एग का मतलब क्या है? सेविंग्स फॉर द फ्यूचर, आने वाले समय के लिए आपने सेविंग्स रखी है, उसे बोलते हैं नेस्ट एग। ठीक है जी। नॉट वंस कप ऑफ टी, वन वैसे क्या होता है, आप बोलते हैं इट इज अ कप ऑफ टी फॉर मी, इसका मतलब होता है मेरे लिए बहुत आसान चीज है। बट जब हम ऐसा बोलते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है किसी के पसंद की कोई चीज ना होना। नॉट समथिंग वन लाइक्स, ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई व्यक्ति पसंद कर रहा हो। तो नॉट वंस कप ऑफ टी, इट मीन्स समथिंग दैट वन डज नॉट लाइक, एक ऐसी चीज है जिसे कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उस मोमेंट पर कोई चीज हो जाना, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसे बोलेंगे सडनली, अचानक होना, विदाउट प्लानिंग, बिना किसी प्लानिंग के होना, उसे बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, सडनली विदाउट प्लानिंग, अचानक से कोई चीज हो गई, प्लान नहीं की हुई थी, बिना प्लानिंग के हो गई, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, याद हो जाएगी, आसानी से याद हो जाएगी। एग्जाम्पल बना लो कि जैसे मान लो ये सडनली और विदाउट प्लानिंग हो जाती है, कई बार ना शादी हो जाती है ऐसे अचानक से ही, सिर्फ देखने के लिए गए होते हैं, लड़की भी सोचती है मैं भी देखूंगी, लड़का भी सोचता है मैं भी देखूंगा, पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी मोमेंट पे क्या कर देते हैं, रोका कर देते हैं। ठीक है। सडनली विदाउट प्लानिंग, कोई चीज अचानक बिना प्लानिंग के हुई, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उस मोमेंट की, स्पर होता है उसके अंदर, उस मोमेंट की फ्लो के अंदर। ठीक है, कोई कार्य हो जाना। ठीक है, वैसे गुस्से के सेंस में ही आता है, जैसे मान लो दो दोस्त कई बार आपस में लड़ जाते हैं, है ना, वहां बोला जाता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट क्या होता है कि हम झगड़ा करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जो इन द हीट ऑफ द मोमेंट था, उसमें हमारा झगड़ा हो गया। राहुल ने मुझे इतना ही बोला था कि भाई तेरा शक्ल अच्छा नहीं है, फिर मैंने थप्पड़ मार दिया, क्योंकि मैं मारना नहीं चाहता था, बट इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा हो गया, उस माहौल की गर्मजोशी में मेरे से थप्पड़ लग गया। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, उस माहौल की गर्मजोशी में मुझसे ये कार्य हो गया। अचानक हो जाना, बिना प्लानिंग के कोई कार्य हो जाना, ऐसा। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू क्या होता है, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से हो गया कोई कार्य, उसे बोलेंगे, मतलब कार्य नहीं होना, कार्य से ज्यादा है कि कोई चीज आपके सामने आ जाना, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से ही आपके सामने कोई चीज आ गई, तो वो कैसी हुई, वो हुई आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है। पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या है, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई कार्य करना। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हुआ, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए कोई कार्य करना, उसे बोलते हैं पुल स्ट्रिंग्स। यूज इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, कोई कार्य करने के लिए इन्फ्लुएंस का यूज करना, प्रभाव का यूज करना, पुल स्ट्रिंग्स उसे बोलते हैं। ठीक है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कार्ट क्या होता है, गाड़ी होती है, वैसे घोड़ा गाड़ी होती है, और कार्ट की बात करता हूं तो कार्ट होती है गाड़ी, गाड़ी। तो जब आप बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो अब गाड़ी जो है वो घोड़े के आगे रख रहे हैं, जबकि गाड़ी जो है वो घोड़े के पीछे होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर, आपने प्रकृति के कर्म को ही उल्टा कर दिया। डू थिंग्स रॉन्गली, चीजें जो है वो गलत तरीके से करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े के सामने कार्ट डाल दी है, जबकि कार्ट यानी कि गाड़ी जो है वो घोड़े के पीछे होनी चाहिए, तभी तो घोड़ा गाड़ी बनेगी, है ना। आपने गाड़ी और घोड़ा बना दिया है, इसका मतलब क्या हुआ है, आपने रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर और डू समथिंग रॉन्गली, आपने प्रकृति के कर्म को ही रिवर्स कर दिया है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं किसी चीज को आपने गलत तरीके से किया है। ठीक है जी। तो आज की ईडीएम क्लास के अंदर हम लोगों ने
भी अच्छी खासी ईडीएम्स कवर कर ली हैं। अब मिलेंगे आपको थर्ड क्लास के अंदर, और तब तक के लिए भैया दोनों क्लासेस अच्छे से देख करके मेहनत कर लेना। एग्जाम यहीं से निकल जाएगा। जिस पे मैं प्लस लगा रहा हूँ वो प्लस वाली 2 बार पढ़ लेना, रिपीट कर लेना। और ये देखो छोटे छोटे कंटेक्स्ट में ही अपन इसको पूरा कर लेंगे, ताकि आपको फिर उसी तरीके से याद भी हो जाए, है ना। तो आज के लिए अपना सेशन इतना ही है भाई। मिलेंगे अगले सेशन में। सभी भाई बहनों को जय श्री राधे। टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री राधे।